आज़ादी का अमृत महोत्सव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेक्टर 26 चंडीगढ़ के आयोजकों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल व उत्तराखंड के ऑर्गेनिक फार्मर व उत्पादकों के लिए वर्कशॉप व मेले का आयोजन सितंबर 2022 6 व 7 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के प्रांगण में किया। जिसमें विभिन्न राज्यों के किसानों, स्वयं सहायता समूहों व उत्पादकों द्वारा उत्पादों व जड़ी बूटियों का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया और इन उत्पादों की गुणवत्ता व विश्वसनीयता से आम जनता को अवगत भी कराया। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के डीसी निपुण जिंदल द्वारा संचालित मिशन धन्वंतरी के तहत औषधीय पौधों की खेती से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के आदर्श उद्धरण के तहत विश्व पूजिता ग्राम संगठन ब्लॉक परागपुर ने अपने हर्बल उत्पादों का स्टॉल भी लगाया, जिसे बहुत ही सराहा गया। जो हमने एक मेला ऑर्गेनाइज़ किया है आर्टिजन्स के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, तो हम सोशल वर्क आर्टिजन्स और हमारे पास कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी चलती हैं, उन्नत भारत अभियान चलता है हमारे पास, और स्किल डेवलपमेंट की भी कई स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से चलती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स हैं वो भी हम चलाते हैं। हमारे थ्रू पॉलिटेक्निक हम मेंटर हैं, मेंटर पॉलिटेक्निक को करते हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनके साथ जुड़कर काम करते हैं। तो ये जो मेला है बेसिकली एक हमने एक इसका मेन पर्पस है लगाने का, मेन पर्पस ये है कि आर्टिजन्स जो है टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़ते नहीं हैं, टेक्निकल एजुकेशन का इनको पता नहीं होता, और जो हमारी पॉलिटेक्निक में टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल हमारी लैब्स हैं, उनमें और इनमें एक गैप है। तो हमने एक सोचा, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एस पटनायक हैं, उन्होंने सोचा कि हम इनके गैप को कैसे ख़त्म करें। तो हमने यहाँ पे एक कल वर्कशॉप की थी, जिस वर्कशॉप में आर्टिजन्स और पॉलिटेक्निक की फैकल्टी जो स्किल डेवलपमेंट वर्क में काम करती है वो सारी जुड़ी हुई, वो आए थे। तो इन लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया और बताया गया, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि इनको किस तरह से अपने प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत आती है। तो जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम कैसे इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे इनका प्रोडक्ट, क्योंकि गाँव से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, ये बच्चियां हैं, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ किसी ने ऑर्गेनिक गुड़ बनाया है, किसी ने पाइन नीडल्स के, इतना फ़ाइन वर्क हम देख के हैरान रह गए कि इतना फ़ाइन वर्क भी पाइन नीडल से किया जा सकता है। तो पाइन नीडल की टोकरियाँ जो मतलब एक इंटरनेशनल लेवल तक भी सेल की जा सकती हैं, इतना फ़ाइन वर्क है, बट किसी को अवेयरनेस नहीं है, किसी को उनके बारे में पता नहीं है। तो एक हमने प्रयास किया है कि लोगों को इनके बारे में पता लगे, और इन सबको हमने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब जगह से बुलाया है, एक इंटीग्रेट सबको किया गया है ताकि ये एक दूसरे के बारे में भी जाने और वो लोग कैसे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कैसे सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे के प्रति की तरह के उसमें लर्निंग भी है, एक दूसरे से सीख भी रहे हैं और यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, लोग जान रहे हैं, क्योंकि हम चंडीगढ़ के वासी हैं, चंडीगढ़ के शहर के लोग जो हैं वो जानते ही नहीं कि गाँव में कितना एक हेल्दी प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि शहर में हम केमिकल खा रहे हैं और केमिकल से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं। ये प्योर चीज़ें जो कि गाँव की लेडीज़ जो हैं, गाँव की जो महिलाएं हैं वो बनाती हैं। यहाँ पे एक हल्दी है जो किसान ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और ऑर्गेनिक हल्दी है जिसको खाने से आपको फ़ायदा भी होता है।
और सारी चीज़ें एक क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे देसी घी जो क्वालिटी लोग अपनी गायें पालते हैं घरों में, उससे उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया है। तो कल जो है हमारे हमारे जो एक्सपर्ट आए थे, मदन मीना जी आए थे, उन्होंने ऑलरेडी आर्टिज़न कालबेलिया समाज के साथ बहुत काम किया है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको क्या दिक्कतें आई, कैसे उन्होंने उस कालबेलिया समाज को कैसे इंटीग्रेट किया मेन स्ट्रीम में। और क्योंकि वो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही गरीबी में रहते हैं, बट अगर हम आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स ये सब उनके साथ जुड़ जाएंगे तो अब वो अपने एक रजाई 18-18 हज़ार रुपये की फॉरेन कंट्री में बेच रहे हैं। तो इसी तरह से इंटीग्रेट करके एक हमारे आए थे किसान धर्मवीर जी, उन्होंने एक रिक्शा चलाते थे और आज उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया सालाना है। उन्होंने किसानों के लिए मशीनें डेवलप की हैं, लो कॉस्ट मशीनें हैं, जिससे किसान अपने फसल को प्रोसेस कर सकते हैं, जामुन का रस बना सकते हैं। अलग अलग तरीके का उन्होंने प्रयास किया है, अलग अलग तरीके का उन्होंने, तो उनको भी हमने लाए। और कुछ जो टेक्निकल लोग हैं जो ऑलरेडी आर्टिजन्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी हम लाए। तो कल के प्रोग्राम में हमने लोगों को मिलेट, जो मोटा अनाज जिसको कहते हैं, बाजरा, मक्का और भी कई तरह के जो मोटे अनाज हैं जो पहले लोग खाया करते थे, जिससे बीमारी से दूर रहते थे। क्योंकि मोटा अनाज जो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है बॉडी को, आपको एनर्जी भी देता है, बॉडी को एनर्जी भी देता है। तो उसके ऊपर भी हमने लोगों को मिलेट के बारे में भी जानकारी दी, हमने आर्टिजन्स के साथ उनको भी जानकारी दी। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच थी, वर्कशॉप करके टेक्निकल टीचर्स को, पॉलिटेक्निक के टीचर्स को, ITI के टीचर्स को यहाँ पे जोड़ा। तो एक तरह से इस इंस्टीट्यूट का इंटीग्रेटेड प्रयास था। आशा है कि इन आर्टिजन्स ने बहुत यहाँ से गेन किया है और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट बिके हैं। तो ये एक हमारे इंस्टीट्यूट का एक प्रयास है जो हम समय से करते रहते हैं, मतलब साल 2 साल में एक बार हम ऐसा प्रयास कर लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सारी कोर ब्रांचेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, यहाँ सब ये टेक्निकल ब्रांचेस चलती हैं। इसके अलावा हमारे पास रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मीडिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो ये सब डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। हमारे पास तकरीबन 400 मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, 100 तकरीबन PhD के स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग भी यहाँ इस संस्थान में रिसर्च करते हैं, बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस संस्थान के द्वारा समझी जाती है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही हम अपने फार्मर्स, आर्टिजन्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी मिलकर कुछ काम करते हैं। तो ये एक हमारा स्टॉल है जो कांगड़ा के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कांगड़ा से आए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से हमारे पास बहुत सारे स्टॉल आए हैं। तो ये कांगड़ा का स्टॉल है जो स्पेशली तुलसी के अर्क, मतलब तुलसी के प्रोडक्ट बनाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि तुलसी से साबुन और अलग अलग जो आपका अलग अलग स्किन है उसका साबुन, तेलीय स्किन है तो उसके लिए अलग साबुन है, और मानिए आपका ड्राई स्किन है उसके लिए अलग साबुन है। और जो आप अनपॉलिश्ड दाल की बात करते हैं, अनपॉलिश्ड दाल, अनपॉलिश्ड सामान की बात करते हैं, हिमाचल आप देखेंगे हिमाचल में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, जो अनपॉलिश्ड दाल होती हैं, आजकल सभी डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि अनपॉलिश्ड चीज़ें खानी चाहिए और पौष्टिक चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कांगड़ा से आया है, और अविश्वसनीय तुलसी से इन्होंने इतने प्रोडक्ट डेवलप किए हुए हैं कि हमें भी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तुलसी के अर्क से ही हर चीज़ में, मतलब आपको जो एक तुलसी का अर्क कहते हैं, तुलसी खाना सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इन्होंने उसी फ़ायदे को देखते हुए अपने कई प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जो कि हमारे लिए भी विश्वास करना एक आश्चर्य की हमारी बात थी। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत ही प्रोडक्ट को पसंद किया है, और इन प्रोडक्ट से हमारी सेहत और ये जो तुलसी का फ़ायदा है ये लोगों को जानने का मौका मिला।
ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, CEO ਕਿਸਾਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਧਨੋਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, PAU ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਹੈ 1121 ਬਾਸਮਤੀ, ਔਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ G7 ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਗੁੜ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਨੀਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਢਾਬੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 110 ਮੈਂਬਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫਾਰਮ ਮੋਹਾਲੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ A to Z ਤੋਂ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦਾ ਪਨੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਦੀ ਖੋਏ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਦੇ ਖੋਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਫੀ, ਸਰਦੀ ਬਰਫੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਨੀਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 1000 ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਡੂ ਹੈਗੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੇਸਣ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਸੀ ਘੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਗੁੜ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ, ਖੋਆ ਤੇ ਘਿਓ, ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ HF 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਹੋਰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਦਾ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਲਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ शिकार नहीं। नमस्कार जी, मेरा नाम सुदर्शना है। मैं हिमाचल कांगड़ा विलेज रैत से आई हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को मैंने शुरू किया था 2007 में, मैंने इस क्राफ्ट को शुरू किया था। मेरा असली जो मकसद था वो था कि जंगलों में ज़्यादातर आग जो इन पत्तियों के कारण लगती है, पूरे के पूरे जंगल नष्ट हो जाते हैं, और जहाँ पे ये पत्तियाँ गिरती हैं वहाँ की सारी मिट्टी क्षीण हो जाती है, वहाँ कुछ नहीं उगता। तो इसको लेके हमने इस क्राफ्ट की शुरुआत करी थी। तो ये शुरुआत मैंने 2007 में करी थी। तो अब तक मैंने पूरे हिमाचल में J&K में मैंने 5-6 हज़ार लेडीज़ को ट्रेंड कर दिया है, जो कि इस काम को आगे कर रही हैं। और मेरे साथ जो है वो 80 के करीब लेडीज़ वो परमानेंट काम कर रही हैं।
नीटर चंडीगढ़ के सहयोग से मैंने अब इस बार पहली बार ये स्टॉल लगाया है। इसमें हमें एक पहाड़ी करके ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ चंडीगढ़ में, उसके सहयोग से ये स्टॉल मिला है। तो उन्होंने हमें इसमें डिज़ाइनिंग के लिए अच्छा सपोर्ट किया और आगे कर भी रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर नए नए डिज़ाइन की डिमांड है मार्केट में। तो वो जो पहाड़ी करके ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें इसके लिए सपोर्ट करी है डिज़ाइन के लिए। तो पहले तो ये था कि अब इस प्रोडक्ट में हमने मशीन का कोई काम नहीं किया है, ये सारा हैंडमेड है। तो अभी जहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये मशीन के द्वारा बनाया गया हुआ है, पर इसमें 100% जो ये हैंडमेड है, इसमें मशीन का कोई भी काम नहीं है। इस आर्ट को आप क्या नाम देते हो? पाइन नीडल क्राफ्ट है ये पाइन नीडल क्राफ्ट करके ये इसको हमने नाम दिया है। इसका था कि ये पुराने ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग हमारे वहाँ लोकल घास होता है उसके साथ करते थे, लेकिन हमने घास की जगह इसको पाइन नीडल को यूज़ किया, चीड़ की पत्तियों को यूज़ किया, और खजूर के पत्तों से इसकी वीविंग किया करते थे, तो वहाँ पे हमने थ्रेड को यूज़ किया। लेकिन है ये पुरानी चीज़, इसको हमने नए तरीके से बनाया। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि इस जो हमारे प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग के लिए थोड़ा हमें प्रॉब्लम है, मार्केटिंग जिसका जैसे ये प्रोडक्ट है वैसी मार्केटिंग नहीं हो पाती, तो मैं वर्तमान सरकार से या सारे इंस्टीट्यूट से यही वो कहना चाहूँगी कि इसके लिए हमें मार्केटिंग के लिए हमारा सहयोग करें। मेरा नाम इतिशा है और ये गौरी है। हम दोनों के साथ में ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने शुरू किया है पहाड़ी, हम दोनों को फाउंडर्स हैं इसके। तो हम लोगों का विज़न इस ब्रांड को लेके ये है कि हम लोग जितने भी क्राफ्ट्स हैं उन लोगों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम लोग ले जाना चाहते हैं उसको ऑनलाइन सेल्स के थ्रू। और हम लोग बेसिकली हम लोग NIFT के ग्रेजुएट्स हैं, तो हम लोग डिज़ाइन के थ्रू क्राफ्ट्स को और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स उनके रेस करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा सेलेबल हो वो मार्केट में। और बाकी आई थिंक गौरी एक्सप्लेन करेगी कि क्या प्रोडक्ट की टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं हम। हाँ जी, तो जैसे आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये एक स्टोरेज बॉक्स है एंड पाइन नीडल में बहुत तरह तरीके की चीज़ें बनती हैं। जैसे आपकी ट्रेज हो गई, ऐसा ही स्टोरेज बॉक्स हो गया, ये कटलरी स्टैंड है, मैट्स हो गए। तो इन सब का पाइन नीडल में बनने का फ़ायदा ये है, पहली बात कि ये वॉशेबल है बहुत इजीली और बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड इसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए। एंड सेकेंडली ये लाइट वेट है, तो आप इसको कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें एंड इसको बनाने के लिए इस तरीके से पाइन नीडल्स यूज़ होती हैं और पाइन नीडल को इस तरीके से वीव किया जाता है और ऐसे धागे लगा के और इसमें नीडल डाल के इसको पूरा आगे वीव किया जाता है। ये पाइन नीडल्स हैं, ये लेडीज़ वहाँ पे कांगड़ा में फॉरेस्ट से कलेक्ट करती हैं एंड ये इसका नेचुरल कलर है एंड ये अलग अलग कलर में भी डाई करके वीव कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू सैनी है, मैं अम्बाला कैंट से हूँ और मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। मैं डाइट के बेस पे, नेचुरोपैथ के बेस पे, जो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, सिर्फ उसके बेस पे हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो हमारी बीमारियाँ हैं, उनसे कैसे डील करना है और आगे ज़िंदगी में स्वस्थ कैसे रहना है उसमें डील करती हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है या आप किसी भी तरह की दवाइयाँ हर रोज़ खा रहे हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा स्टार्टअप है खुशबूदार नेचुरल्स के नाम से और मैं सिर्फ जो हमारे 5 शिरदाना मिलेट्स हैं और ये शिरदाना मिलेट्स जो हैं ये कोई कुछ नया नहीं है मार्केट में। ये हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, आप उनसे बात करेंगे तो उनको पता है कि ये क्या होते हैं। ये हमारी जो पुराने लोग थे वो लोग खाते थे, तभी लोग पहले बीमार नहीं होते थे। आजकल जैसे जैसे हम एक स्टेपल डाइट पे आ गए हैं अनाज और चावल की, उसके साथ साथ हमारी बीमारियां भी बढ़ गई हैं। हर दूसरा बंदा डायबिटिक है, हर दूसरे बंदे को BP की गोली खानी पड़ती है और हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये ऐसा कुछ था। बल्कि जो कोदरा है, कोडो मिलेट है, ये हमारे गुरु नानक देव जी खाते थे, ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है और बहुत ज़रूरत है आज की डेट में
हमें जो हमारी डाइट है, हमारी शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो दिया जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक हाई टाइम आ चुका है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो दवाइयों का रूटीन हमारा है उसको तोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मिलेट्स जो हैं जितने ये हमारे लिए अच्छे हैं उतने ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। 1 किलो चावल उगाने में कम से कम 5,000 से लेके 8,000 लीटर पानी लगता है सिर्फ 1 किलो चावल उगाने में, और इनको उगाने के लिए ये आप चाहे रोड के साइड पे भी उगा दोगे तो भी उग जाएंगे। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप अनाज और चावल छोड़ के, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, लेकिन हाँ जो हमारा एक रूटीन बना हुआ है उसको तोड़ के आप ये भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा आपको इनके ऊपर कोई भी आपको डाउट है, इनको कैसे खाना है, कैसे क्या इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, या ये कहाँ पे उगाए जाते हैं, किसी भी तरह का इससे कोई भी डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। इसकी अवेलेबिलिटी सब जगह है। अभी मार्केट में हो सकता है आपको ये चीज़ जैसे अनाज और चावल हर करियाने की दुकान पे मिलता है, वैसे शायद ना मिले, लेकिन वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि लोगों को नहीं पता है, डिमांड नहीं है मार्केट में। जैसे जैसे हम डिमांड बढ़ाएंगे तो हमारे करियाने की दुकानों पे भी ये आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो स्टार्टअप है खुशबूदार नेचुरल्स, और एक हमारा NGO भी है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, खेती विरासत मिशन, जो जैतों में बेस्ड है। ये हम साथ चल के हम दोनों जगह पे काम कर रहे हैं। लोगों में कैसे लोगों को बताना, अवेयरनेस क्रिएट करना, और मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो हमारे किसान हैं उनको कैसे उकसाना है, उनको कैसे बताना है कि जो पंजाब है, पंजाब हरियाणा की धरती है, वो वहाँ पे पहले यही अनाज उगते थे। आज की डेट में अगर वहाँ पे जो चावल हैं वो उगाए जा रहे हैं तो वही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की कमी हो रही है आज। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनको अपने जीवन में उतारें, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इनको खाने का तरीका आप बताइए। इनको खाने का तरीका कोई नया नहीं है। जैसे हम अपना नॉर्मल अनाज और चावल खाते हैं, इसको वैसे ही खाना है आपने। सिर्फ आपने इसको 6 से 7 घंटे पहले, 8 घंटे पहले भिगो के रख देना है। अगर आपने सुबह खाना है इसको आप रात को भिगो दो, अगर आपने शाम को खाना है तो आप इसे सुबह को भिगो दो। उसके बाद जिस पानी में आपने इसको भिगोया है उसी पानी में आप इसको बॉयल कर लो, और अगर आपने इसको खिचड़ी की तरह तड़क के खाना है तो आप इसको तड़क के वैसे खा लो। और अगर आपने नॉर्मल दाल चावल खाने हैं तो चावल जैसे हम चावल उबाल के दाल के साथ खाते हैं, राजमा के साथ खाते हैं, वैसे खा लो। इसकी हर डिश बन सकती है, कुकीज़ भी बनती हैं, और पूड़ियाँ, इसका आटा आता है तो इसकी पूड़ियाँ, चिल्ला बहुत अच्छा बनता है इसका, रोटी बनती है, और खीर बनती है कंगनी की, बहुत स्वादिष्ट खीर बनती है। तो वो स्वाद जो है वो हमारे ऊपर है कि अगर हम ये समझ जाएं कि यही हमारा खाना है, यही हमारे लिए अच्छा है, तो वो हमारा काम है इसको स्वाद कैसे बनाना है। तो इसमें से जो व्रत में हम आइटम खाते हैं वो कौन कौन सी आइटम है जो व्रत में खाई जाती है? जो हम व्रत में खाते हैं वो हम बार्नयार्ड मिलेट खाते हैं, जो समक के चावल होते हैं, स्वांग होती है वो। अब आप ही देखिए कि हम वो क्यों व्रत में खाते हैं, सिर्फ वही क्यों, और कोई अनाज या चावल क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम व्रत में हमारी बॉडी क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब निकालती है, फ्लश आउट करती है। और जो स्वांग है, बार्नयार्ड मिलेट है, वो उसको और ज़्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिटॉक्स होने में। इन सारे 5 मिलेट्स का अलग अलग रोल है, जो अलग अलग हमारे शरीर में डिटॉक्स करने के लिए काम आता है। पांचों को एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में? 5 मिलेट्स जो होते हैं हमारे बार्नयार्ड मिलेट हैं, कोदरा है जो गुरु नानक देव जी खाते थे, कंगनी है, हरी कंगनी है, और कुटकी है।
नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम सियाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़, सेक्टर 26 से हूँ। और हमारा इंस्टीट्यूट का आज 55th एनुअल डे है, सेलिब्रेशंस। और हमारे इंस्टीट्यूट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसके लिए हम कोर्सेज करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी, जैसे एमटेक प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक फैकल्टी। और प्लस वी डू एक्सटेंशन सर्विसेज ऑल्सो। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स, और उसमें एक डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट का है जो रूरल जो एरियाज़ है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है थ्रू गाइडिंग द फैकल्टी मेम्बर्स फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटी इन अ बेटर वे। और उसके अंतर्गत जो एनुअल डे सेलिब्रेशन है उसके अंतर्गत हमने एक कल से वर्कशॉप रखी थी टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द इम्प्लीमेंटर्स एज वेल एज द एकेडमिशियंस। जैसे पॉलिटेक्निक फैकल्टी के लोग हैं वो मिलकर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स हैं, उससे कैसे वो क्वालिटी एनहांसमेंट कर सकते हैं ऑफ द प्रोडक्ट विच आर बीइंग मेड बाय द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस थ्रू रूरल आर्टिजन्स, थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स। क्योंकि इनकी मेन इशू ये है कि उनकी मार्केटिंग का प्रॉब्लम आती है। वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता नहीं है। तो कैसे लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बन सके, कैपेसिटी बिल्डिंग उनके लिए हो सके, जो हमारे काम करते हैं रूरल आर्टिजन्स, उनकी मार्केटिंग बढ़ जाए थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और उनके जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स कैसे हो। तो ये वर्कशॉप का कल का मुद्दा था। और हमने मिलेट का भी एक प्रोग्राम आयोजन किया था। एक एक्सपर्ट ने लेक्चर दिया था मिलेट्स के लिए, क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या एडवांटेज है, एंड क्लाइमेट जो हमारी रेसिलिएंट है ये क्रॉप्स, ये भी बहुत यूज़फुल है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए। और हमने एक उसके लिए कंपटीशन भी रखा था, फॉर्मुलेशन ऑफ रेसिपी कंपटीशन फ्रॉम मिलेट्स, जिसमें हमने प्राइजेस दिए जिन्होंने स्वीट डिश बनाई थी और सॉल्ट डिश बनाई थी, हमारे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और जो ये मेला एक हमने लगाया एग्जीबिशन का मेला, जिसमें हमने पूरे नॉर्दर्न रीजन से, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और हमारे जो हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से आए हैं, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो ग्राम में अपने घर में बैठ के छोटा उद्योग करते हैं, रूरल आर्टिजन, और हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स जो बिना केमिकल्स के हमारे डिफरेंट और फूड प्रोडक्ट्स जो उगा रहे हैं और प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके लिए रखा है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता लगे, लोग इनका सामान जो बिकता कम है, जिसके कारण इनकी इनकम कम है, वो बढ़ सके, और ये गांव में रह के ही अपनी तरक्की कर सके, और इनका लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा हो, और लोग हमारी डेवलपमेंट में, उनकी डेवलपमेंट में हम योगदान कर सकें। जो ये हमारा मेन मुद्दा है। हम चाहते हैं हमारे गांव आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश में अराउंड 65% हमारे पीपल हैं जो गांव में रहते हैं, और उसके अगर हमारे गांव तरक्की करेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ये हमारा मेन जो है ऑब्जेक्टिव था तो एग्जीबिशन के लिए और वर्कशॉप। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशु वाला है, मैं हिमाचल से आई हूँ, और मतलब हमारे ग्रुप का नाम ऋषिपुर ग्राम संगठन है। और सर हमें मतलब इसमें बहुत सारी परेशानियाँ शुरू में आई। जैसे हमने मतलब 3,07,000 रुपया लोन में उठाया था ब्लॉक से, और अब थोड़ा किस्त मतलब दे के हमने भर दिया है। अब 2,40,000 हम दे चुके हैं, और थोड़ा बहुत देने को रह गया है हमारा। ऐसे फिर हमने मतलब लेडीज़ों ने इकट्ठे होकर ग्रुप समूह बनाया हुआ है, तो हम साबुन बनाते हैं, और अरक, तुलसी, परफ्यूम, और कैमोमाइल, तुलसी की पत्तियाँ, इसका बात, ये सारा सामान बनाते हैं हम। जहाँ भी स्टॉल लगते हैं वहाँ ये सब लेट से इकट्ठा होकर बनाते हैं। शुरू में तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई, अब धीरे धीरे, वैसे अभी भी हमें सामान मतलब बेचने का दिक्कत ज़्यादा आती है। हाँ जी, ऐसे वैसे मतलब शुरू में तो नहीं था इतना, पर अब थोड़ा सब जगह जा रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो हमारा थोड़ा किस्त का निकल रहा है थोड़ा बहुत। सर ये तुलसी साबुन है, ये मतलब हर्बल इसका बना हुआ है, इसमें विदाउट केमिकल का है, और ये मतलब हम सब लेडीज़ें बनाती हैं तो फेस पे, चेहरे पे लगा के, जैसे किसी के मुंह में रैसेज, कील, मुहांसे, मतलब कुछ भी हो तो उसके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद। और सर ये तुलसी परफ्यूम है, ये मतलब किसी के हाथ पे जैसे दाने वगैरह उभर आते हैं तो उसको स्प्रे करो, साफ हो जाता है, और बालों में डैंड्रफ भी हो उसके लिए सबसे बेटर है। हाँ जी। और ये है तुलसी अर्क, और इस तुलसी अर्क के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सर। जैसे किसी के मतलब पेट में गैस हो, गैस के लिए सबसे बढ़िया है।
जैसे अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो या ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेटर है ये भी। ठीक सर। और ये हमने खिचड़ी बनाया हुआ है। ये खिचड़ी में हमने मतलब बाजरा, मूंगी और डाला हुआ है, कड़ी पत्ता डाला हुआ, चावल डाला हुआ है। तो ये सबसे हल्का पौष्टिक आहार है जी। ये है प्राकृतिक काली तुलसी की पत्तियाँ। ये हमारे मतलब एक तरह दवाई ही है और इम्यूनिटी बूस्टर है ये। इसमें भी बहुत सारे गुणकारी हुए हैं सर। ये आयुष कवात है। ये काढ़ा कोरोना काल में इतना ज़्यादा बिका, इसमें हमने सारी चीज़, काली मिर्च है, इसमें इलायची है, तुलसी की पत्तियां हैं, तुलसी की डंडली, मिंजर, सब कुछ मिक्स करके डाला हुआ है। ये 2 चीज़ों से मिक्स साबुन है, तो ये हमारे मतलब चेहरे में बिल्कुल मुलायमता और निखार देता है। और सबसे बढ़िया बेटर इसका रिजल्ट हर जगह मिला है इसका हमें। हाँ जी सर। और ये साबुन हमारे मतलब काढ़े का बना हुआ है। अर्क तो बता दिया, ये काढ़े का साबुन है। तो ये भी हमारे फेस के लिए सबसे बेटर है और बालों के लिए भी लगाने से शैम्पू से बेटर है। इसमें केमिकल नहीं होता, कि तो सबसे बेटर है। अच्छा भी लगा। पहले तो जब मैं आया था तो ऐसे लग रहा था कि स्कूल शायद जो कॉलेज है उसमें से छुट्टी है क्योंकि बाहर रश कम दिखाई दे रहा था। नहीं तो यूनिवर्सिटी में जाओ तो चहल उसमें मुझे जाना है, और मगर यहाँ पर आकर थोड़ा सा अलग सा भी लगा। एक बात, क्योंकि बाकी तो सभी आपने एकेडमिक, तो इन्होंने कहा था कि स्कूल टू डिग्री नहीं, स्कूल टू सोसाइटी। क्योंकि आप आत्मनिर्भर की बात करते, बाकी सब करते हैं, मगर एक चीज़ की कमी खलती है, वो जो आप कह रहे थे स्कूल टू सोसाइटी। वो आजकल व्यस्त की एक अपना दायरा तय किया है, उस दायरे से बाहर नहीं निकलते, और उस दायरे में से काम करते करते हम इतने स्वार्थी हो गए कि हमें देश के प्रति क्या करना है ये कहीं हमें ध्यान भी नहीं। विद्वान का मतलब है कि समाज को कुछ न कुछ देना। समाज को कुछ देंगे तो उसका मतलब है हम देश को कुछ दे रहे हैं, और उसको परिवार की से भी हम जोड़ते हैं कि पहले परिवार को देंगे, फिर समाज को, फिर देश की जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा। हम रिसर्च बहुत करते हैं, मगर रिसर्च को कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी कोई ना कोई जरूर अपनाना होगा। क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे बहुत हैं आजकल जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में PhD की हुई है। मैं आजकल यूनिवर्सिटियों में भी बहुत जाता हूँ, तो ये पूछता हूँ कि भाई आपके जिस विद्वान का मतलब है कि इसके समाज और देश की उन्नति के उसमें योगदान होना चाहिए, तो आपका इस देश को जोड़ने के लिए क्या है? तो कुछ नहीं है। तो इसको जोड़ने से सबसे पहले, देश को जोड़ना है तो सबसे पहले आपको मजबूत करना होगा अपना घर। तो इस घर को जोड़ने के लिए आपके पास कौन सा सिलेबस है, कि आपके पास कौन सा सिलेबस है जो आपके घर को मजबूत करेगा? मेरा मतलब आपके पास कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये आपके नहीं सभी में, कि जिसमें 2 भाइयों को आपस में कैसे रहना है, उनका प्यार कैसे बढ़े। ये कहीं सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा। भाई बहन का रिश्ता जो है आज की डेट में खंडित होता जा रहा है, और जाके कोर्ट में देखो कितने भाई बहन के केस लगे हुए हैं। तो इसको मजबूत करने के लिए आपके पास, आप विद्वान हैं तो आपने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च करते, तो आपके पास सब्जेक्ट कौन सा है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो जो बच्चे की मानसिकता के को आगे चलकर समाज को कुछ देने के लिए कुछ बने? कौन सा ऐसा सिलेबस है जिसमें पति पत्नी का हम कच्चे धागे का रिश्ता मजबूत रिश्ता मानते? जब हम अनपढ़ थे तो ये जो मजबूत रिश्ता कच्चे धागे का भी मानते थे, मगर आज हम बहुत बड़े विद्वान हो गए और ये रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। इसको रिश्ते में और कैसे निखार आए? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्च का हिस्सा है और कौन से सिलेबस का हिस्सा है? तो ये सब कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ लिखा है, किस सिलेबस में लिखा है कि माँ बाप की सेवा करना आपका कर्तव्य है, और ये स्कूल, यूनिवर्सिटी या किसी का भी रिसर्च का हिस्सा ही नहीं है।
अब जब माँ बाप भाई बहन निकाल दो तो समाज कहाँ खड़ा है? आपके लिए समाज की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप पढ़ा क्या रहे? मैंने बहुत सारे, क्योंकि लॉ में पढ़ा रहे हो और दूसरे पढ़ा रहे हैं कि छोटा बच्चा स्कूल जाता है, उसको पढ़ाया जा रहा है कि ये टोल फ्री नंबर ले लो। अगर आपका टीचर, आपका माँ, आपके बाप आपको कहीं सीधा करने के लिए, आपको अच्छी शिक्षा देने के कारण भी अगर कोई आंख भी दिखाए तो इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर देना, पुलिस आ जाएगी और माँ बाप या टीचर को पकड़ के ले जाएगी। ऐसा है ना? नो डाउट कि उसमें कुछ कानून बनाने को मेरे जैसे लोगों का भी हिस्सा योगदान है, मगर क्योंकि कानून बनाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी कॉलेजों को भेजा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती उसमें। मगर जो एक बच्चा समाज को, जिसने आगे जाके देश की एसेट बनना है, अगर उसको, किसी बच्चे को सबसे सुरक्षित जगह कौन सी लगती है? वो है माँ की गोदी। सबसे ताकतवर कौन दिखाई देता है? सबसे मजबूत कौन दिखाई देता है? उसका बाप। और सबसे ज्ञानवान कौन दिखता है? उसका टीचर। जब उसको पता है कि मेरे इस टोल फ्री नंबर फ़ोन करने पे ये जितने बड़े बड़े विद्वान, ताकतवर, मजबूत, सुरक्षित, ये मेरे पीछे झुक जाएंगे, तो उसकी वैल्यू, उसका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। अब बच्चे के लिए सुरक्षित माँ की गोदी नहीं रही, ताकतवर बाप नहीं रहा, ज्ञानवान टीचर भी नहीं रहा, उसके पास वो टेलीफोन के ऊपर वो टोल फ्री नंबर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और ये तो हमारी प्रवृत्ति है कि दो बच्चे जब घर में होते हैं आपस में झगड़ते रहते हैं, और झगड़ने के बाद माँ बाप के पास आएंगे, और माँ बाप के पास अब हिम्मत नहीं रहेगी कि किसको डांटूं। तो समाज, जिसके भाई बहन के बीच में आपस में शुरू से प्यार, लड़ाई झगड़े से शुरू होता है, वो माँ बाप को भी आंख दिखाने की हिम्मत रखता है। तो ये बताइए कि जो माँ बाप भाई ये बीच में छोड़ देगा तो क्या वो पड़ोसियों से प्यार करेगा? वो समाज में कुछ अच्छी चीज़ें फैलाएगा? जो समाज में अच्छी चीज़ें नहीं फैलाएंगे तो क्या देश मजबूत हो पाएगा? देश की नेशनल स्पिरिट का मतलब सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लहराना नहीं है। 26 जनवरी 25 तो सिर्फ हम उनके लिए एक सिंबॉलिक याद करते हैं। ये तो देश तो हमारे हमेशा दिल में रहना चाहिए। तो मगर जब देश में नहीं है तो ये हमारी कहीं सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो उसमें देश कैसे आगे बढ़े? तो मेरा, आपने ये एक जो लाइन कही थी कि स्कूल ऑफ डिग्रीज नहीं, स्कूल ऑफ सोसाइटी है, तो मैं सिर्फ उसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसी पे ध्यान देना। अगर इसी पे ध्यान दोगे तो इंस्टीट्यूशन का भी नाम हो जाएगा, देश का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, अच्छे संस्कार आएंगे। तो माँ बाप से संस्कार आएंगे। माँ बाप तो अब तो डरता है। और दूसरा, हम भी, माँ बाप भी आज की डेट में, चाहे आप बड़े बैठे हैं, सब अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन दिलवाना चाहते हैं? कहीं स्कूल या कॉलेज नहीं सोचा है, आप सोचते हैं कि उसमें ग्रेडिंग बताओ किसकी कहाँ है। तो मुझे आपकी ग्रेडिंग का विषय अलग होगा। मेरे समझने का तरीका ये है कि वो आपको अच्छे दिखाने के लिए कि मैं स्कूल कॉलेज की ग्रेडिंग का मुझे कहीं प्रैक्टिकल रूप से कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर एक आदमी ने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री की है और दूसरे ने किसी कॉलेज में की है, दूसरे वो भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से रखा, वो पीछे फेल होकर बैठा, जो छोटी में से आया तो वो कहीं आगे निकल जाता है। तो ये इंस्टीट्यूशन का तो नहीं रहा। मगर आज हम भाग दौड़ किसके? मेरे पास, मैं पॉलिटिशियन हूँ, सिफारिशें। दिल्ली में तो बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना, समझो आपने किसी देश की जंग जीत ली, उससे बड़ा काम है। मैं क्योंकि देख रहा हूँ वहाँ पे, मगर वहाँ पर हमारी भाग दौड़ कहाँ है कि उसमें अच्छे स्कूल में दाखिल कराना।